हेलो, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर। ब्राउ मेरे को कहाँ पे थे हम लोग कुछ। सर हमें इम्प्लीमेंटेशन अंडर सर्टेन कंडीशन स्टार्ट करना था। यस Permutations under certain conditions. Just one. सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ कि हमने परम्यूटेशंस लिखा होगा, एनपीआर एनसीआर का मतलब लिखा होगा। यस सर। यस सर। हमने ये परम्यूटेशंस अरेंजमेंट्स के बारे में क्या क्या लिखा है। एक तो हमने ये लिखा होगा कि अगर हम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को if we are permutating or if we are arranging n distinct objects taken r at a time, तो वो हम डायरेक्टली npr से कर सकते हैं, राइट? यस अगर हम n ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेके n के n को अरेंज करना, अगर n में से r लेके अरेंज करना चाहते हैं तो npr कर देंगे। अगर n में से n के n लेके करना चाहते हैं तो वो होगा npn, which is nothing but n factorial only, राइट? यस सर। ये दोनों बातें हम लिख चुके हैं। यस सर। ठीक, चलिए फिर लिखिए। अभी तक हमने देखो, अब आप बात शुरू करते हैं तो अभी तक आप ध्यान दीजिए कि हमने जब भी अभी तक परम्यूटेशन अरेंजमेंट करा है वो सारे अरेंजमेंट के फॉर्मूले हमने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए करे। तो अभी जो हम परम्यूटेशंस अंडर सर्टेन कंडीशंस में पढ़ने वाले हैं, वो सबसे पहली चीज ये पढ़ने वाले हैं कि अगर हम परम्यूटेशन या अरेंजमेंट करना चाहते हैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के, तो हम किस तरीके से करें। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से मेरे पास 3 लेटर्स हैं, ए बी एंड सी। सो लेट्स से मेरे पास 3 लेटर्स हैं, ए बी एंड सी, एंड मेरे को इन 3 लेटर्स से कोई वर्ड बनाना है। तो बेसिकली इन तीनों का अरेंजमेंट करना है, व्हिच इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल। मैं इजीली कर दूंगा। क्यों मैंने ऐसा करा? क्योंकि ये तीनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग थे। और नाउ लेट्स से मेरे को इसका अरेंजमेंट करना है।
मेरे को ये देखना है कि इसके कितने अरेंजमेंट्स होंगे। पहली प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम समझो, फिर सॉल्यूशन भी बताएंगे, फिर पूरी फॉर्मूला भी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट पहले पहले प्रॉब्लम समझो, क्या प्रॉब्लम है, अभी हुआ क्या, बदला क्या। दोस्त पिछली बार ए और बी को अगर तुम आपस में एक्सचेंज करते ना, या किसी भी दो को आपस में एक्सचेंज करते, तो एक नया अरेंजमेंट बन जाता। लाइक ए बी सी की अगर मैं बात करूं, तो एबीसी में मैं अगर ए और बी को उठा के आपस में उनकी पोजीशन को एक्सचेंज करता हूं, तो एबीसी बीएसी बन जाएगा। वहीं पे अगर मैं ए ए बी की बात करूं, तो ए ए बी में मैं ए और ए को अगर आपस में उठा के एक्सचेंज करता भी हूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब अब देखो, इसके कितने अरेंजमेंट्स मैं कर सकता हूं, इसके मैं इसके इतने अरेंजमेंट्स कर सकता हूं। या तो ए बी लिख लूं, या तो ए बी ए लिख लूं, या तो बी ए ए लिख लूं। इसके अलावा हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है इसका। तुम ट्राई करके देख सकते हो। क्यों आदि, है क्या कोई और अरेंजमेंट है? किसी और तरीके नहीं से लिख सर, सकते हो? नहीं सर। मतलब हम बी को ही वैरी करा सकते थे, बी को पहले थर्ड प्लेस पर रखा, पहले दोनों पे ही आ गए। उनको आपस में एक्सचेंज करेंगे भी तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर से भी वो ए बी बनेगा अगर ए और ए को उठा के आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। फिर ऐसे ही नहीं, दूसरे वाले में बी को मैंने बीच में रख दिया, तो ए बी ए बन गया। तीसरे वाले में मैंने बी को पहले रख दिया, तो बी ए बन गया। इसके अलावा कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है नहीं, राइट। तो देख, पिछली बार 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करा, 3 फैक्टोरियल आया, आंसर आया 6। 6 तरीके से अरेंज हो पा रहे थे जब ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग थे, डिस्टिंक्ट थे। पर जैसे ही इसमें से ऑब्जेक्ट्स कुछ सेम हुए, जैसे हमारे पास जो भी हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट सेम है, आइडेंटिकल है, सिमिलर है, या अलाइक है। सो देयर आर 3 टर्म्स यूज्ड फॉर दिस, आइदर अलाइक और सिमिलर और आइडेंटिकल। तो तीनों ही केसेस में मैं ये बोल सकता हूं, मतलब तीनों का एक सेम ही मतलब है। पहली बात तो, अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स अलाइक, सिमिलर या आइडेंटिकल हैं, तो इन दैट केस हमारे परम्यूटेशंस बदल जाएंगे। एक बार कैसे बदल जाएंगे, कि हमें अब डायरेक्ट जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उससे परम्यूटेशन नहीं हो पाए, तो फिर कैसे करें? तो पहली चीज, पहली हेडिंग डाल दो, परम्यूटेशंस ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। मान ली तेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से तेरे पास 15 ऑब्जेक्ट्स। एक ऐसी एग्जांपल है, इसके थ्रू समझाना चाह रहा हूं बस, क्या हमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। लेट्स से हमारे पास 15 ऑब्जेक्ट्स हैं, और इन 15 में से 5 एक तरीके के, लेट्स से 15 फुटबॉल्स हैं, ठीक है। 5 फुटबॉल्स एग्जैक्टली एक जैसे, 3 फुटबॉल्स एग्जैक्टली एक जैसे, ये 5 कुछ F1 फुटबॉल है, ये 3 बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसे, आप पहचान के बता नहीं सकते कि ये अलग अलग है तीन। मतलब अगर आप एक को फेंकोगे, दूसरे को आप कहोगे कि आपने एक बॉल को उठाने की कोशिश करी कि नहीं ये मैंने पिछली बार उठाई थी, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप सेम बॉल उठाए दूसरी बार। मतलब ऑब्जेक्ट्स एकदम सिमिलर है, ऑब्जेक्ट्स एकदम आइडेंटिकल है, आप पहचान के ये नहीं बता सकते कि नहीं ये अलग था और पिछले वाले वो दूसरे वाले अलग है ना। सो इफ देर आर ऑब्जेक्ट्स सिमिलर, इफ देर आर सम ऑब्जेक्ट सिमिलर, तो मैं एक कहा, और युवराज भी आ गए। तो हम जो आज कर रहे हैं, पहली चीज यही है, परम्यूटेशंस ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया कि देखिए, जब हम एबीसी का अरेंजमेंट कर रहे थे तो 3 फैक्टोरियल था, विच इज 6। बट जब हम ए बी का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो यार ऑब्जेक्ट्स तो यहाँ पे भी, लेटर्स तो यहाँ पे भी 3 ही है, ऊपर भी 3 ही थे लेटर्स, यहाँ पे भी 3 ही लेटर्स हैं। बट आप देख सकते हैं कि इसका इन 3 के अलावा कोई और अरेंजमेंट नहीं आएगा। अगर कोई आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, और आप चेक करके देख लो कि आप इन 3 से कोई भी और अरेंजमेंट नहीं बना सकते। इन 3 का कोई भी और अलग वर्ड बता दो मेरे को, यही बन सकते हैं जो मैंने लिखे हैं 3। और ऊपर तो हमने देखा कि 3 ऑब्जेक्ट्स थे, तो 6 अरेंजमेंट होने चाहिए थे, जबकि यहाँ तो सिर्फ 3 है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल थे, दो ऑब्जेक्ट सेम थे, ए और ए, दो लेटर सेम थे, तो उनके परम्यूटेशंस खत्म हो गए।
अगर आप आपस में ए और ए को एक्सचेंज भी कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब इस ए को दूसरे की जगह ले जाओ और उसको इसकी जगह ले जाओ तो भी ये ए ए बी ही बनेगा, खत्म हो गया वो, आपस में ए और ए का एक्सचेंज कुछ हो नहीं पाएगा। तो यही चीज हम आपको बता रहे थे कि अब हम ये बता रहे हैं कि आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। आप डायरेक्टली हाउ वुड यू फाइंड डायरेक्टली के कितने परम्यूटेशंस होंगे अगर ऑब्जेक्ट्स कुछ आइडेंटिकल है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं आपको पहले समझाने के लिए, फिर मैं फॉर्मूला लिखूंगा। लेट्स से 15 ऑब्जेक्ट्स हैं या 15 फुटबॉल्स हैं, जिसमें से 5 फुटबॉल एक जैसे, 3 फुटबॉल एक जैसे, 4 फुटबॉल एक जैसे, और जो 3 है वो अलग अलग है। 5 और 8, 5 और 9 3 12, 3 और बचे तो वो F4 F5 F6, 6 अलग अलग तरीके की फुटबॉल्स हैं, जिसमें से एक तरीके की फुटबॉल के 5 पीसेज है हमारे पास, दूसरी तरीके की फुटबॉल के 3 पीसेज है, एंड थर्ड टाइप की फुटबॉल के 4 पीसेज है, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स टाइप की फुटबॉल का एक एक ही पीस है। मतलब एक चीज तो ये पता चल गई कि ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट 5 बार आया हुआ है लगातार, मतलब 5 बार रिपीट हो रहा है, एक 3 बार, एक 4 बार। तो अगर मुझे इनके अरेंजमेंट्स देखने हो, यानी कि अगर मैं इन 15 के 15 ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में रखना चाहता हूं और मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने अलग अलग तरीके से मैं ये इन्हें रख सकता हूं, तो उसके लिए अगर ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते तो 15 फैक्टोरियल हो जाता डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये आइडेंटिकल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले तो मैं ये मानूंगा कि ये सारे डिस्टिंक्ट है। अब है तो है नहीं, पर मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। अगर ये सारे डिस्टिंक्ट होते तो इनका अरेंजमेंट हो जाता 15 फैक्टोरियल। बट क्योंकि इसमें से कुछ रिपीट हो रहे हैं, तो जो भी जितनी बार रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करते चले जाएंगे। लाइक F1 5 बार रिपीट हो रहा है तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, F2 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, F3 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो अगर आपसे कोई कहता है कि 15 ऑब्जेक्ट्स जिसमें से कुछ 5 एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं, 4 एक जैसे हैं और 3 अलग अलग, तो इनके टोटल अरेंजमेंट्स कितने होंगे? तो आप क्या करेंगे, आप टोटल जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबका फैक्टोरियल लिखेंगे ऊपर और उसको डिवाइड कर देंगे। जो भी ऑब्जेक्ट्स रिपीट हुए, जो जो उनसे रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कितने कितने आइडेंटिकल हैं उसके फैक्टोरियल से आप उसको डिवाइड करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है परम्यूटेशंस ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के अंदर। लेट्स से आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, n objects in which are alike। तो अलाइक बोले, सिमिलर बोले या आइडेंटिकल बोले, तीनों एक ही वर्ड है। तीनों का मतलब यही है बताना कि सारे ये ऑब्जेक्ट सेम। यहां पे भी यही बोला जा रहा है कि आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से आर अलाइक, मतलब आर एक जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं। देन टोटल परम्यूटेशंस, is equals to n factorial divided by r factorial. Now let's say n objects in which कई कैटेगरीज के ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल। जैसे कि मैंने ऊपर वाला आपको एग्जांपल दिया कि 15 फुटबॉल्स थी, एक तरीके की 5 फुटबॉल है, एक तरीके की 3, एक तरीके की 4, एक तरीके की एक और तरीके की भी एक ही है, F5 की भी, F6 भी एक ही है। इन विच R1 आर अलाइक ऑफ वन काइंड, ये सारे एक जैसे हैं। ऐसी R2 आर अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, R3 आर अलाइक ऑफ थर्ड काइंड। ये जितने भी अलाइक है, जितने भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, आप उन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की गिनती करेंगे, काउंटिंग करेंगे और अलग अलग उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे।
तो भैया जब ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे होंगे तो क्या करना है, जितने ऑब्जेक्ट्स भी रिपीट हुए आप उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स थे, तो इनका टोटल अरेंजमेंट्स होना चाहिए था n फैक्टोरियल, बट कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो चुके हैं। अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो चुके हैं तो मैं इनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा। R1 रिपीट हुए एक जैसे, फिर R2 रिपीट हुए दूसरे, that would be R2 factorial, then third would be R3 factorial. तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल। अगर और भी रिपीट हो रहे होते तो और उसके फैक्टोरियल से भी डिवाइड कर देता। जितने भी ऑब्जेक्ट्स रिपीट होंगे उनकी नंबर के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो आप। पहली चीज तो permutations of identical objects। करिए जरा इस पे क्वेश्चन कुछ। Can I remove this? Yes, sir. Sir, एक second. हैंड रेज कर दो। तो हम बिना ऑडियो ज्वाइन करे क्यों बेटा? देखिए, find the number of permutations. Find the number of permutations लिखिए क्वेश्चन। The number of arrangements which can be made, the number of arrangements which can be made out of the letters of the word, out of the letters of the word calculus। मैं लिख देता हूँ एक सेकेंड, calculus CALCULUS, the number of arrangements which can be made out of the letters of the word calculus अब इसी का एक और पार्ट लिखिए, इसको फर्स्ट पार्ट डाल दीजिए, इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट लिखिए को। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स without changing, the number of arrangements without changing the relative order, without changing the relative order, ब्रैकेट के अंदर positions, without changing the relative order positions of vowels and consonants, of vowels and consonants is
the number of arrangements without changing the relative order ब्रैकेट के अंदर positions of vowels and consonants is। अब यार जैसे कि हम अभी तक बात भी करते आ रहे थे चैप्टर में, और वैसे भी कि हमें सबसे पहले तो ये समझना है काम क्या करना है। पहले क्वेश्चन में तो हमें ये बोला गया कि भाई आप कैलकुलस के वर्ड्स को उठाओ, सॉरी कैलकुलस के लेटर्स को उठाओ और अरेंज करके बताओ कि कितने आप टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इससे बना सकते हो। क्या आप बता सकते हैं कितने? सबसे पहले तो मुझे मैं तरीका देखते हैं। पहले सबसे पहले तो ये देखो कि कितने टोटल लेटर्स हैं। सर 8। 8। तो अगर 8 के 8 अलग होते तो कितना इनका अरेंजमेंट होता? सर 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल। अब बात करते हैं कि यार कुछ हुए रिपीट, तो रिपीट क्या करेंगे? जो भी ऑब्जेक्ट्स रिपीट हुए उनके फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है जी। क्या क्या रिपीट हुआ अब ये देखिए जरा। सर C L and U कितनी बार? सी एक 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 पहले करता चलो। सर C 2 बार। सी 2 बार, तो फटाक से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो और इसका काम खत्म। आगे सर L भी 2 बार और L U भी 2 2 बार। एल भी 2 बार, सिमिलरली यू भी 2 बार। ए और एस अलग अलग है तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने छोड़ दो ऐसे। सर 5040 आंसर। छोड़ दे, कुछ नहीं, हमें आंसर अच्छा नहीं सर निकालना ऐसे अभी छोड़ कभी भी। सकते हैं ऐसे? अरे बिल्कुल छोड़ सकता है, कोई ओके। दिक्कत ही नहीं, कोई आंसर नहीं निकालना तेरे को एक बार भी। ये कैलकुलेशन वाली चीज नहीं है, इसे बिल्कुल दूसरी तरफ मत लेके जाइए। कोई मतलब नहीं है इन्हें कि आपकी कैलकुलेशन आप इसे दो, इन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि आप ये बात समझ पाए हमारी। आप मुझे ऐसा आंसर दे दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, और आप पेपर में भी दे सकते हैं ये आंसर। ओके जी, चलिए अब सेकंड फैक्टोरियल की बात करते हैं। क्या आया तेरा आंसर आदित्य? सर 5040। हाँ 7 फैक्टोरियल तो बचेगा भाई। 2 4 8 नीचे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो बेसिकली 2 4 8 ही तो हो गया नीचे। यस 8 से 8 खत्म हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल बच जाएगा बस। यस सर। 7 फैक्टोरियल वैल्यू 5040। खैर अब आते हैं जरा बी पार्ट पे। पहले तो मुझे समझ के बताओ बी पार्ट में क्या क्या है। सर ये कि एक सेकंड सर। so that जहाँ vowels हैं and consonants हैं सर उनकी पोजीशन चेंज नहीं करनी and order ओके सर। सर तो रिपीट नहीं करना। तो मतलब जैसे कोई कोई एग्जांपल देके सर बता एक दो। सेकंड, इसका आंसर 1 नहीं होगा? नहीं, सर लाइक चेंज नहीं करना तो। क्या चेंज नहीं, वो यही बात समझनी है हमें, क्या ये कह रहे हैं हमसे, तो पहले से ध्यान से समझ लो। सर रिलेटिव ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? सॉरी, सर रिलेटिव ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव ऑर्डर का मतलब होता है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो। मतलब जहां कॉन्सोनेंट्स हैं वहां कॉन्सोनेंट्स ही रहने चाहिए। लेट्स से फर्स्ट प्लेस पे सी है तो फर्स्ट प्लेस पे सी होना चाहिए। सॉरी, फर्स्ट प्लेस पे सी है मतलब सी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो फर्स्ट प्लेस पे कॉन्सोनेंट ही आना चाहिए, फर्स्ट प्लेस पे वोवेल नहीं आना चाहिए। जस्ट C L और S। जैसे कि सी सी एल एस, 5 है हमारे पास यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स, ए यू यू, 3 है हमारे पास वॉवेल्स। तो जहां पे ए यू यू है ये आपस में तो एक्सचेंज हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं, जो हम कह रहे हैं वो हम ये कह रहे हैं, ये देखो मैंने इस ए को और यू को एक्सचेंज कर दिया, और मैंने इस एल और सी को भी एक्सचेंज कर दिया, और सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि जहां पे आपके पहले वोवेल्स थे जिन जिन प्लेसेस पे, उन्हीं पे ही अभी भी वोवेल्स हैं, और जहां पे आपके पहले कॉन्सोनेंट्स थे उन्हीं पे ही अभी भी कॉन्सोनेंट्स हैं। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। yes sir। ओके, मतलब हमें जिस प्लेस पे मतलब कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स दोनों आपस में अरेंज नहीं होंगे। कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स अपने आपस में अरेंज हो सकते हैं, वोवेल्स वोवेल्स अपने आपस में अरेंज हो सकते हैं, बट वी कांट अरेंज बोथ ऑफ देम, मतलब आपस में वी कांट एक्सचेंज देम, राइट? यानी कि जो प्लेसेस 5
कॉन्सोनेंट्स के लिए रखे गए हैं, आप उन 5 प्लेसेस का अरेंजमेंट करिए, जो से भी आप कर सकते हैं, और जो प्लेसेस 3 वॉवल्स के लिए रखे गए हैं, आप उन 3 प्लेसेस का भी अरेंजमेंट करिए। अब जब इन 5 प्लेसेस की मैं बात करता हूं, तो इस पे हमारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं सी एल सी एल सी एल सी एल एस। ये 5 जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका अरेंजमेंट होना चाहिए था 5 फैक्टोरियल आपस में, सर बट तो क्योंकि इसको दो दो बार 5 फैक्टोरियल रिपीट बाय भी 2 हो रहा है। फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा बिल्कुल। ओके, समझ गया सर। तो क्योंकि देखो 2 सी आ रहे हैं इसके अंदर और 2 एल आ रहे हैं, तो जब इन 5 के 5 का मैं अरेंजमेंट अगर नॉर्मली करता तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आता, 5 फैक्टोरियल आता, और क्योंकि दो दो बार रिपीट हुए तो उसी के फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दिया। देन अगेन अगर मैं इन 3 का आपस में देखता हूं, तो इन 3 के लिए इनका तीनों का अरेंजमेंट होता 3 फैक्टोरियल, बट क्योंकि एक रिपीट भी कर रहा है तो वो होगा 2 फैक्टोरियल, राइट। यस सर। Yes. और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि साइमल्टेनियसली काम तो सारा हो ही रहा है ना, कि मतलब दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं, कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ वोवेल्स को चेंज करते हो तब भी नया वर्ड बन जाएगा, आप कॉन्सोनेंट्स को चेंज करो या ना करो। अगर आप कॉन्सोनेंट्स को सिर्फ चेंज कर रहे हो तो उससे भी एक नया वर्ड बन रहा है, तो यानी कि आपस में दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस विल बी आवर आंसर इन बी पार्ट। हाँ जी, ये बात समझ आ गई तुम्हें कैसे करा यस गया सर। क्वेश्चन? Yes. ओके। देखिए, द नंबर ऑफ वेज आप इसमें लिख बता भी सकते हैं ये बात कि कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स इसमें लिख दीजिए कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स डू नॉट एक्सचेंज विद ईच अदर। कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स डू नॉट एक्सचेंज विद ईच अदर, क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे कभी, इसलिए अभी लिख लो कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स डू नॉट एक्सचेंज विद ईच अदर। Next, the number of ways in which two 10 paise coins, sorry, two 10 paise, two 20 paise, three 25 paise, and one 50 paise coin can be distributed among 8 children so that each child gets only one coin, so that each child gets only one coin, comma is
हाँ जी, क्वेश्चन समझ गए क्या? Yes. 8 बच्चे 8 बच्चे, हमारे पास 2 10 पैसे के कॉइन है, 2 20 पैसे के कॉइन है, 3 25 पैसे के कॉइन है और एक 50 पैसे का कॉइन। 8 ही कॉइन है, 8 ही बच्चे हैं, हमें सबको एक एक कॉइन देनी है। बेसिकली हम इन 8 कॉइन्स को अरेंज करना है। कितने तरीके से हम इन 8 कॉइन्स को अरेंज कर सकते हैं? Sir, मैं sure नहीं हूँ, but like 8 factorial upon 2 factorial and 2 factorial into 3 factorial. बिल्कुल। So Yes, sir. like क्योंकि लास्ट वाली लाइन जो है ना वो थोड़ी कंफ्यूज कर रही है इसलिए। नहीं नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, बट डिस्ट्रीब्यूशन अगर एज लॉन्ग एज हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं जितने लोग उतने ही ऑब्जेक्ट्स, तो उसको हम सिंपल अरेंजमेंट से देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कुछ चीज, 8 ही कॉइन्स है, 8 ही बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर कोई कंडीशन ना होती और सारी कॉइन्स अलग अलग होती तो मैं 8 फैक्टोरियल तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता, बट क्योंकि कंडीशन लगाई गई, कंडीशन क्या थी कि भाई 2 है 10 पैसे की कॉइन, यानी कि कॉइन्स रिपीट हो गई, ऑब्जेक्ट्स आपके रिपीट हो गए जो आपको अरेंज करने हैं। और जैसे ही ऐसा हुआ कि आपके ऑब्जेक्ट्स रिपीट हुए, वैसे ही आपको पता चला कि भाई अब हमें परम्यूटेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, एक और लिख लो। ये हो जाएगा हमारे पास, टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं 8, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये तो 1 है, तो 1 फैक्टोरियल तो क्या ही लिखे, सॉल्व वॉल्व करेंगे तो कुछ आ जाएगा ये हमारे पास। So 1680. 16 बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, देयर आर 3 कॉपीज, देयर आर 3 कॉपीज, सॉरी, इसमें आप लिख सकते हैं कि दिस इज सिमिलर, दिस इज सिमिलर, ऊपर वाले क्वेश्चन, ऊपर वाले सॉल्यूशन, दिस इज सिमिलर as arranging 8 objects, this is similar as arranging 8 objects on 8 places, 8 objects on 8 places, 8 ऑब्जेक्ट को 8 प्लेसेस पे हम परम्यूटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, मींस अरेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कर सकते हैं उस काम को, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखें, देयर आर 3 कॉपीज, there are 3 copies, each of 4 different books, there are 3 copies, each of 4 different books, each of 4 different books, full stop. The number of ways in which
the number of ways in which they can be arranged, the number of ways in which they can be arranged on a shelf. They can be arranged on a shelf is So 12 factorial by 3 factorial. Sir, 4 factorial by 3 factorial. no. पहले सबसे पहले फर्स्ट लाइन को समझ लो जरा, वो समझना इंपॉर्टेंट है। क्या समझ आया तुम दोनों को फर्स्ट लाइन से? ताहा भैया कहाँ हो? अरे आ जाओ यार, इसी की बात है, बता दो कुछ, क्या होना चाहिए आंसर? Oh, sir, 12 factorial by 3 factorial into 3 factorial into 3 factorial. बिल्कुल। देखिए सबसे पहली बात तो 4 अलग अलग बुक्स हैं और हर बुक की 3 कॉपी है। देयर आर 3 कॉपीज ईच ऑफ 4 डिफरेंट बुक्स। 4 अलग अलग बुक्स हैं, लेट्स से B1 B2 B3 B4, तो B1 की भी 3 कॉपीज हैं, B2 की भी 3 कॉपीज है, सॉरी या तो काफी खराब है so there are 4 different books, let's say books are B1 B2 B3 and B4, and there are 3 copies of each book, B1 B1 B1, तो सपोज आपके पास B1 बुक थी तो उसकी भी 3 कॉपीज हैं, B2 के भी 3, B3 के भी 3, B4 के भी 3, so you have in total 12 books first of all। इन 12 बुक्स में से 3 के 4 पेयर या 4 ट्रिपलेट है, मुझे इन सबको अरेंज करना है। तो टोटल हुई बुक्स 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी कि 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल का होल पावर 4। अब देखिए जरा नेक्स्ट चीज, ये तो हुआ जब हमारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज लिखना शुरू करिए, द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशंस। सेकंड, आपने फर्स्ट डाला था कि परम्यूटेशंस ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, अब सेकंड डालिए, ये है सर्टेन कंडीशंस अगर हम लगा दें, तो कंडीशन पहली बार लगाई हमने जब ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिकल कर दिया, तो क्या करना होगा। अब दूसरी चीज सेकंड, द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशंस, ये हेडिंग नहीं है तो मैं डायरेक्टली लिखवा रहा हूं आपको, और इसके पार्ट्स भी होंगे और मैं समझाते भी चलूंगा साथ साथ। द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशंस, क्या पूछ रहा है कुछ सर सेकंड क्या है? मतलब जो हमने परम्यूटेशंस अंडर सर्टेन कंडीशंस मेन हेडिंग डाली थी, उसका फर्स्ट पॉइंट तो हो गया था अभी परम्यूटेशंस ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए फिलहाल। अभी उसी की परम्यूटेशंस अंडर सर्टेन कंडीशंस की सेकंड पॉइंट है। ओके सर, ओके। So number of all permutations of n different objects of n different objects
take an r at a time, take an r at a time, take an r at a time. अब सेकंड का पहला सब पॉइंट ए, सेकंड ए, when a particular object is to be always included, when a particular object is to be always included in each arrangement, when a particular object is to be always included in each arrangement is n minus 1 c r minus 1 into r factor. अरेंजमेंट के बाद क्या था? यही था n-1. बिल्कुल, is in each arrangement comma is n minus 1 c r minus 1 into r factorial. हमने फॉर्मूले तो दोनों के लिख लिए थे ना, ncr npr निकालने. Yes. is n minus 1 c r minus 1 into r factorial. सेकेंड, इसी का ही मतलब सेकेंड का बी पार्ट, when a particular object is never taken, when a particular object is never taken in each arrangement, when a particular object is never taken in each arrangement, comma is, जो लिखा हुआ है आप उसे पूरा लिख सकते हैं, is n minus 1 c r into r factor. हाँ जी, कुछ बच तो नहीं गया किसी का, मुझे बता सकते हो, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्या हम कर बात कर रहे हैं. सबसे पहले तो आप ये देखिए, एनसीआर का मतलब होता था एन में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो अगर, तो कितने तरीके हैं हमारे पास ये काम करने के, जो कितना होता था. एनपीआर का मतलब है एन में से हम आर ऑब्जेक्ट्स एक बारी में ले रहे हैं और उनका अरेंजमेंट कर रहे हैं. ऑब्वियसली यहां दोनों ही जगह ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है. अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा. लेट्स से, अच्छा एक चलो ये समझा दिया मैंने आपको. ये इस एनसीआर को आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो जरा, तो अगर एनसीआर को आर फैक्टोरियल, या ऐसे देखो कि एनसीआर में से एनसीआर की वैल्यू ये थी, मैं आर फैक्टोरियल इधर डिनोमिनेटर में था, इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में. ये बन जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, and which is nothing but npr. एक तो ये इंपॉर्टेंट बात. अब इसको एक और छोटे से एग्जांपल से समझते हैं.
मैं एक क्वेश्चन को आपको 3 मेथड से करके दिखाना चाहूंगा। सो लेट्स से हमारे पास 6 लोग हैं, ठीक है, और हमारे पास 3 सीट्स हैं। तो अगर 6 लोग हैं और 3 सीट्स हैं, हमें पता करना है कि इन 3 सीट पे हमें 3 लोगों को बैठाना है और फिर उन्हें अरेंज करना है। तो आउट ऑफ 6 पीपल, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर टू सिट 3 पीपल on 3 benches या on 3 chairs? Sorry. So out of 6 people, 6 persons, we have 3 chairs, and you want to make sit 3 people on these 3 chairs, right? So how can we make them sit? Yeah, how many ways are there to make them sit on these? तो होगा क्या, 3 प्लेसेस है हमारे पास। सबसे पहले इसे नंबर ऑफ चॉइसेस से देखते हैं, क्योंकि वो मेथड हमने सबसे पहले सीखा था। 3 प्लेसेस हमको फिल करने हैं। फर्स्ट प्लेस के पास कितनी चॉइसेस होंगी, पूछा जा रहा है तुमसे। मेरे को 3 प्लेसेस फिल करने हैं 6 पर्सन की हेल्प से। ये 6 पर्सन इन 3 प्लेस पे बैठाने हैं। तो अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे जाऊं तो मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, मैं कितने लोगों को इस पे बैठा सकता, मतलब बैठाऊंगा तो एक को ही, बट उस एक को बैठाने के कितने चॉइस हैं? 6, राइट। 6 के 6 में से P1 से लेके P6 तक कोई भी आ सकता है। दूसरे वाले के पास कितनी चॉइसेस होंगी? 5। देखो अब एक तो यहाँ पे बैठ चुका होगा, जो बैठ गया वो तो बैठ गया। अब बचे हुए के पास 5 चॉइस, और तीसरा 4। और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 लोगों को 3 सीट पे बैठाने का तरीका ये था, जिसका आंसर आ जाएगा 120। और ये मैंने नंबर ऑफ चॉइसेस से आपको करके दिखाया सॉल्व। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ क्विकर वे, इन अनदर वे, कि भाई यही चीज तो परम्यूटेशन भी कहता है। परम्यूटेशन कहता है 6 लोग थे, 3 सीट पर अरेंज करने हैं, मतलब ज्यादा लोग हैं कम सीट पे और अरेंज करना है। अरेंज करना है तो भाई कर देना 6p3 डायरेक्ट। यही तो पढ़ा था। ये इसका, इस बात का ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ही है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ही है कि 6 चीजें हैं 3 जगह हमें अरेंज करनी है। ये 6 चीजें 3 जगह अरेंज करनी है। इतने तरीके से मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखो जरा क्या मिलता है आपको। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 - 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। नीचे भी 3 फैक्टोरियल ही है, कैंसिल आउट हुआ, फिर से आंसर आ गया 120। तो एक काम नंबर ऑफ चॉइसेस से करा मैंने एक बार यही काम, फिर मैंने एक बार यही काम आपको परम्यूटेशन से करके दिखाया। अब मैं यही काम आपको कॉम्बिनेशन से भी करके दिखाऊंगा। तो अब इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप तोड़ कर दिखा रहा हूं कि क्या हो रहा होगा। भाई पहले तो 6 में से कोई 3 लोग तो पता होने चाहिए ना कौन बैठेंगे वहां पे। मतलब 6 में से जितने 3 के ट्रिपलेट में बना सकता हूं। पहले 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 प्रोसेस क्या होगा, 6 पर्सन थे, 3 सीट्स थी, तो भाई 3 ही बैठेंगे 6 में से, तो 6 के 6 तो बैठ नहीं सकते 3 सीट पे। तो पहले तो 3 पर्सन को बाहर निकाल दो। वो 3 पर्सन सेलेक्ट करो जरा, कौन से 3 पर्सन है जो बैठेंगे। अब उसके तो बहुत सारे तरीके हैं भाई, P1 P2 P3 भी बैठ सकता है, P1 P2 P6 भी बैठ सकता है, P2 P6 P5 भी बैठ सकता है। कितने तरीके जी, 6C3 तरीके हैं। 6 में से 3 लोगों के कितने ट्रिपलेट बन सकते हैं ये जानने का तरीका है सी, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन। यानी कि 6C3 का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि आपके पास 6 चीजें हैं, उसमें से आपको 3 के ट्रिपलेट बनाने हैं। कितने ट्रिपलेट ऐसे बन सकते हैं? लेट्स से एक ट्रिपलेट बना P1 P2 P3, ये तो कोई एक है, बन तो टोटल 6C3 सकते हैं। जब ये बन जाएगा P1 P2 P3, अब मैं इनको इन 3 सीट पे बैठाने गया तो हो सकता है या तो ये ऐसे बैठे हो P1 P2 P3, या बिना अरेंज भी तो कर सकता हूं मैं। और इनको अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल। यानी कि मैं इसी काम को ऐसे भी कर सकता था कि पहले 6 में से 3 लोग सेलेक्ट कर लूं और फिर उन 3 लोगों को जाके सीट्स पे अरेंज कर दूं। यानी कि 6C3 × 3 फैक्टोरियल। आप इसे सॉल्व करिए, देखिए 6C3 × 3 फैक्टोरियल को तो 6P3 बन जाएगा, या मैं करके दिखाता हूं। 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल
और ऊपर भी बनना 3 फैक्टोरियल, एक कैंसिल, बच गया देखो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, यही आंसर आ गया 120। भाईजान हम एक ही काम को 3 अलग अलग तरीके से करें, एक नंबर ऑफ चॉइसेस बेस्ड, एक परम्यूटेशन बेस्ड, अरेंजमेंट बेस्ड डायरेक्टली, जो विच इज द क्विकेस्ट मेथड among all three, and the last one is 6c3 into 3 factorial is कि भाई हमने 6 में से पहले 3 लोग सेलेक्ट करें और फिर उन तीनों का अरेंजमेंट कर दिया, तीनों से आंसर सेम ही आएगा, तीनों तरीके सही थे। अब आते हैं जरा अपनी परम्यूटेशंस अंडर सर्टेन कंडीशंस। यहाँ पे क्या कह रहा है यार, अबे बोल रहे हैं लेट्स से, अब मैं इसी में ही आपको कुछ कुछ कंडीशंस अलग करके दिखाता हूं जो इसने बात बोली। ये कह रहा है कि भाई 6 पर्सन्स तो हैं, ठीक है, पर मेरे को P1 पसंद नहीं यार, मेरे को P1 नहीं चाहिए, P1 नहीं बैठना चाहिए इन तीनों सीट्स में। मैंने कहा अच्छा, तो P1 नहीं बैठना चाहिए तो मतलब P1 को तो अलग हटा दो। बचे कितने लोग? 5 लोग, P2 से लेके P6। अब इन 5 लोगों को अगर मुझे 3 सीट पे बैठाना है तो मैं कैसे बैठा सकता हूं? मैं बैठा सकता हूं या तो मैं 5 सीट, मैं ऐसे कर सकता हूं कि पहले 5 में से 3 सेलेक्ट कर लूं, 5 में से पहले 3 लोग सेलेक्ट कर लूं और फिर उन तीनों का अरेंजमेंट कर दूं 5c3 into 3 फैक्टोरियल। देखो जरा, पहली बार में आपको, सॉरी सेकंड वाले में आपको यही बताया गया है, व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नेवर टेकन इन ईच अरेंजमेंट। अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी भी अरेंजमेंट में नहीं लिया जाएगा तो टोटल ऑब्जेक्ट्स थे आपके पास n, तो उस एक को तो हटा दो, वो काम करनी है, तो ऑब्जेक्ट्स बचे n-1, सीट्स है अभी भी r। तो सबसे पहले तो आप n-1 में से r लोगों को सेलेक्ट करो, n-1 cr। आफ्टर दैट r फैक्टोरियल से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उसका, जिससे कि उनका अरेंजमेंट भी हो जाए। अब जरा पहले वाली कंडीशन पे आ जाओ इसी की, व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इंक्लूडेड, इज ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब उसे P6 बहुत ही ज्यादा पसंद है, उसने कहा भाई P6 तो हर अरेंजमेंट में है ही। आप 3 लोगों को बैठा रहे हो, 3 नहीं बैठ रहे, सॉरी, आपके पास सिर्फ 2 चॉइस है, 3 नहीं बैठेंगे, P6 तो है ही, P6 तो बैठेगा ही। आपने कहा अच्छा जी, तो P6 भी काम कर नहीं रहा, फिर तो P6 काम का कैसे नहीं रहा, क्योंकि अब आपके पास बचे 5 लोग हैं, P1 से लेके P5, और सीट भी 2 ही बची है, 5 लोगों में से 2 ही लोग सेलेक्ट करने हैं। तो वैसे ही यहां पे भी बोला गया कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, r सीट्स पे आपको अरेंज करने थे वो, तो आप n-1, n में से भी एक घटा दो, जो, क्योंकि वो तो हमेशा सेलेक्ट हो ही रहा है ना, अगर वो हमेशा सेलेक्ट हो ही, मतलब वो तो आपकी टीम में है ही, तो आप टोटल ऑब्जेक्ट्स में से एक घटा दो और जितने सेलेक्ट करने हैं उसमें से भी एक घटा दो, क्योंकि एक तो सेलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, यानी कि n-1 cr-1, जितने सेलेक्ट करने की चॉइसेस थी उसमें से भी एक घटाओ, और जितने सेलेक्ट करने हैं उस चॉइसेस में से भी एक घटाओ, मतलब जितने टोटल सेलेक्ट होने थे उसमें से भी एक घटाओ और सी लगा दो। अब ये r-1 आपने यहां से उठा लिए, एक आपके पास ऑलरेडी था ही, वो तो हमेशा हर अरेंजमेंट में आने ही आना है, तो टोटल ऑब्जेक्ट्स दोबारा r ही हो गए, तो n-1 cr-1 into r फैक्टोरियल। मतलब कि जब भी आपके पास कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमेशा आ रहा होगा तो आप उसको टोटल ऑब्जेक्ट्स में से भी माइनस करोगे और जितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने थे उसमें से भी माइनस करोगे, क्योंकि वो तो आ चुका है। तो आप सेलेक्ट करो n-1 cr-1 इनटू जितने भी टोटल ऑब्जेक्ट्स थे r थे उनका फैक्टोरियल अरेंजमेंट। और अगर एक कभी भी नहीं आ रहा है तो जितने टोटल ऑब्जेक्ट्स थे उसमें से एक घटा दो, क्योंकि वो तो कभी लेना ही नहीं है, उसके तो चांस ही नहीं है। n-1 बचे, उसमें से कोई r सेलेक्ट करो और फिर उनका अरेंजमेंट कर दो। क्या ये बात समझ, पूछ सकते हैं आप? सर आ गया समझ। यस ओके ठीक है, तो इस पे हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ये बस आपको थोड़ा पढ़ के आना है। और अब आप एनसीईआरटी लगाना शुरू कर सकते हैं, एक बात तो सबसे जरूरी, अब आप काफी एनसीईआरटी लगा सकते हैं, मतलब लगाना शुरू करो, यू विल फेस प्रॉब्लम्स, एनसीईआरटी आरएस जो भी तुम लगा रहे हो, और उन प्रॉब्लम्स को लेके भी आना शुरू करो, बिकॉज जब तक तुम क्वेश्चंस नहीं लगाओगे पीएनसी में कुछ नहीं बनने वाला है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी और आपको ये समझना पड़ेगा काम क्या करा रहा है, जो भी काम कर रहा है उसको सही से करना है, राइट।
तो क्वेश्चंस लगाना शुरू कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है जो आज काम करें हमने। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे और साथ साथ जो भी बची हुई चीजें होंगी वो भी फिनिश करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू।